हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। हम लोग इस वीडियो में न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल हैं उसका एनालिसिस करेंगे। जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल हम लोगों ने लिए हैं वो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स होंगे। सारे न्यूज़पेपर कवर करने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। इस आज के सेक्शन में हम लोगों ने द हिंदू और लाइव मिनट के आर्टिकल्स हैं उसका एनालिसिस किया है। बेसिकली कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज आए थे जो इम्पोर्टेंट हैं। एक है जो मेन था एडिटोरियल हिंदू का, चार्टिंग द पाथ फॉर अ 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये सी रंगराजन का है। हमें पता है रंगराजन जो है गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, फॉर्मर गवर्नर हैं और 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे मरकरी राइजिंग। ये छोटा सा आर्टिकल है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर आप इसे कोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो थर्ड लाइव मिनट का मैंने लिया है एक, वो आर्टिकल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल तो नहीं है बेसिकली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो उसको हम कवर करेंगे और उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है फाइनेंस कमीशन वाला। हम इससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन कर लेते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या है ना, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो वाला पोर्शन हो जाए। तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 है ना, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। इसमें 5 मेंबर होते हैं और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद जो है अपॉइंट होते हैं है ना, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और 5 मेंबर्स होते हैं, इनको टर्म ऑफ डिफरेंस दिया जाता है। मेन एम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? मेन एम इनका होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस। जो भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं है ना। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है उस पर बातचीत करेंगे अभी। तो मेन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 280। ठीक है, आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमें जानना है जो इम्पॉर्टेंट है और जो फाइनेंस कमीशन के इस आर्टिकल में भी डिस्कस की गई है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स मनी। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के बीच में होता है? सेंटर और स्टेट के बीच में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंटर और स्टेट है ना। अगर अब टोटल जो है सेंटर ने जो भी टैक्सेस लगाए हैं उससे एक मनी रेज़ किया है ना, उसकी जो नेट प्रोसीड्स आएंगी, मान लो 100 रुपये आई है ना, 100 रुपीज़ आई। 100 में से मान लो कि फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि स्टेट को कितनी मिलनी चाहिए, तो फाइनेंस कमीशन ने 40% डिसाइड किया, तो 100 का 40% होगा 40 रुपीज़। रेस्ट जो होगी वो किसके पास जाएगी? सेंटर के पास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अब 40 रुपीज़ हमें सारे स्टेट्स के पास जाएगी, तो कौन से स्टेट के पास कितना जाएगा रिसोर्सेस है ना, जो मनी हमने रेज़ किया है टैक्सेस के थ्रू, वो कितना जाएगा उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिटवीन स्टेट्स। उसके क्राइटेरिया कौन फिक्स करता है? फाइनेंस कमीशन। दोनों के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के क्राइटेरिया फाइनेंस कमीशन फिक्स करता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बेसिकली रंगराजन जी ने क्या कहा है, उनका मेन जो चीज़ जिन पे उन्होंने फोकस की है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ेक्टिवली कितना है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इफ़ेक्टिवली 35% के आसपास है ना। तो इफ़ेक्टिवली जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 35% के आसपास है। ठीक है, 2016 से 2019 के बीच में। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। और अभी जो है 2020 से 23 के बीच में वो 31% हो गया है। ठीक है, 31% के अराउंड शेयर हो गया है। ठीक है, ये क्यों हुआ है? तो टोटल शेयर्स कितने होने चाहिए थे? 41% होना चाहिए था। 15 फाइनेंस कमीशन में 41 कर दिया था, 14 फाइनेंस कमीशन में 42 था, 15 में 41 इसलिए कर दिया था क्योंकि जो JNK था वो यूनियन टेरिटरी बन गया था। तो JNK को 1% जो है ना रिसोर्सेज जो है अलॉट किए गए थे और टोटल बाकी स्टेट 28 स्टेट में 41% था। तो अब इफ़ेक्टिवली 31% जो है उसका क्रॉस रेवेन्यू जो एवरेज है वो 31% आता है। ठीक है, अब 31% जो कम हो गया उसका मेन रीज़न क्या है? वो है सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, सेस बेसिकली होते क्या हैं?
ठीक है। सेस के बारे में हम बातचीत करेंगे। सेस होते हैं टैक्स ऑन टैक्स, है ना, बेसिक टर्म्स में क्या बोलेंगे, टैक्स ऑन टैक्स। तो ठीक है, अभी बीच में मोदी जी है ना 4-5 साल पहले सबसे पूछे कि भाइयों बहनों आपको स्वच्छ भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सभी लोग मतलब खुश हो गए, भैया स्वच्छ किसको नहीं चाहिए, तो बोले सबको स्वच्छ चाहिए। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि आपके ऊपर क्या लगेगा, 1% सेक्स लगेगा, काय पे, सर्विस टैक्स पे। तो सर्विस टैक्स मान लो 16% था उस समय, जीएसटी नहीं आया था, और 100 रुपये सर्विस टैक्स लगा आपको, तो 1% 100 रुपये पे आपका टैक्स लगेगा। तो टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उसे हम सेस और सरचार्ज बोलते हैं। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है, जो सेस होते हैं वो जो पर्टिकुलर पर्पज़ होता है उसी के लिए यूज़ होते हैं। मतलब अगर स्वच्छ भारत के लिए सेस मांगा गया है तो स्वच्छ भारत में ही उसे एक्सपेंडिचर किया जाएगा, है ना। और सरचार्ज कहीं पर भी एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट होती है वो कर सकती है। दोनों ही कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, सारा मुद्दा ही इसी बात का है कि जो सेस एंड सरचार्ज होते हैं वो स्टेट से शेयर नहीं करते हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज बढ़ाती जा रही है, क्योंकि उन्हें जो अपना खुद का रेवेन्यू बढ़ाना है और उनको शेयर भी नहीं करना है ना, शेयर ना करना पड़े स्टेट से। तो यही पहला फोकस इस आर्टिकल का यही है कि जो इफ़ेक्टिवली जो स्टेट का शेयर है वो 31% हो गया है, क्योंकि सरचार्ज जो है कितना हो चुका है, 18% के आसपास। ठीक है, सरचार्ज की वैल्यू कितनी हो गई है, 18%। मतलब टोटल टैक्सेस जो इतने रेज़ हो रहे हैं उसमें 18% जो रेज़ हो रहे हैं वो सरचार्ज और सेस से हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको 16th फाइनेंस कमीशन में रंगराजन जी ने कहा है कि इसको मैक्सिमम 10 करने की ज़रूरत है। अपर लिमिट कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, या फिर अगर 10 नहीं है तो फिर अगर 10 से ज़्यादा है तो जो स्टेट का रेशियो होगा उसे 42% करना चाहिए, है ना। अभी 41% है, और अगर 10 से कम होती है तो शेयर 41% ही रहना चाहिए। तो सबसे पहला एड्रेस किया है इस आर्टिकल में इशू, वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि इफ़ेक्टिवली स्टेट का कम हो गया है ना। और स्टेट को क्यों चाहिए रिसोर्सेज, है ना। सेंटर तो इमेजिनरी है, सारी चीज़ें कौन अगर इम्प्लीमेंट करता है ना, इम्प्लीमेंट तो स्टेट में करते हैं। अगर स्टेट की जीडीपी अच्छी रहेगी तो ओवरऑल जीडीपी भी अच्छी होगी, तो स्टेट का डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो मेन तो स्टेट ही होते हैं। और रिसेंटली लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो रूम लिमिटेड है ना। तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, 13 फाइनेंस कमीशन में 32% था और 10% की जंप लेके 42 हो गया था। ठीक है, तो अब हार्डली इतनी बड़ी जंप होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1% बढ़ेगा या कम होगा, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट रंगराजन जी ने बात की है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के क्राइटेरिया होते हैं। इसी साल जो है 15 फाइनेंस कमीशन का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्राइटेरिया थे उस पर क्वेश्चन आया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना। अगर आपने पढ़ा होता तो यहाँ पर भी, है ना, आर्टिकल में वो चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो पहला क्या है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और दूसरा क्या है, एरिया, और तीसरा क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। दूसरा एरिया, दूसरा होता है एरिया, अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। मान लो कि अगर टॉप 3 जो स्टेट्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम का एवरेज निकाला जाता है, और उसके बाद फिर उस एवरेज से जो यूपी है उसका जो पर कैपिटा इनकम है उसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उनको रेवेन्यू उनको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो जो गरीब स्टेट हैं उनको ज़्यादा रेवेन्यू अलॉट किया जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे जो सदर्न स्टेट होते हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं कि हम लोग जो है टैक्स जो है डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, पैसा हमारा जा रहा है, और डेवलपमेंट जो है जो रिसोर्सेज एलोकेशन है वो बीमारू स्टेट्स को दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों की हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। और क्या फैक्टर्स रहते हैं, और इसमें कुछ इंसेंटिव वाले जो इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स भी डाले गए हैं। और वो होते हैं जैसे कि डेमोग्राफी, है ना। जिसने डेमोग्राफी प्रॉपर, अगर आपने डेमोग्राफी पर वर्क किया, जैसे सदर्न स्टेट्स हैं उन लोगों की क्या है, उन लोगों ने फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है ना। तो उन लोगों की पॉपुलेशन कम हुई है,
तो उन लोगों को इंसेंटिव मिलना चाहिए पॉपुलेशन कम होने का, नहीं तो सब लोग पॉपुलेशन बढ़ाते यूपी की तरह, है ना, अगर उनको ज़्यादा पैसे चाहिए होते तो इसलिए उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया है। तो जिनकी डेमोग्राफी अच्छी है उनके लिए भी अलॉटमेंट है ना। तो ऐसे अलग अलग कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो रंगराजन जी ने बात की है, उन्होंने कहा है कि मेन चीज़ ये है कि जो ये स्टेट हैं, पुअर स्टेट, इनको रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले बार 16 फाइनेंस कमीशन में जो इनकम क्राइटेरिया है, इनकम डिस्टेंस वाला, वो 40% से कम नहीं होना चाहिए। क्यों कम नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, यही पॉपुलेशन जो है बाद में वर्कफोर्स बनेगी। जो सदर्न स्टेट है जहाँ डेमोग्राफी है ना अब डिक्लाइन हो रही है, डेमोग्राफी जो विंडो थी वो ख़त्म हो रही है और वहाँ पर फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो गया, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। तो फिर यहाँ से जो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे वो तो माइग्रेंट्स होंगे। बेसिकली कहाँ से आएंगे वो सब? यूपी बिहार से और एमपी से। तो ये सब सारे स्टेट के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये स्टेट के लिए भी बर्डन बढ़ जाएंगे और जो सदर्न स्टेट है जहाँ डेवलप्ड स्टेट्स हैं उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, है ना। बिना ह्यूमन रिसोर्स के काम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो बेसिकली इनने यही बात की थी कि हम लोगों को जो 40% से इनकम डिस्टेंस जो क्राइटेरिया है उसको 40% से कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इनने जो बात की है उसमें कहा है कि इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रायोरिटाइज इन रिसोर्स ट्रांसफ़र टू द स्टेट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे आपको डिवोल्यूशन क्राइटेरिया की रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन, एरिया और डिस्टेंस, और उसके बाद थोड़ा बहुत ग्रांट, स्पेसिफिक ग्रांट्स जो है फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड करता है वो करनी चाहिए। उसके अलावा ये बाकी चीज़ों पे बाकी क्राइटेरिया को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या होना चाहिए उसका? इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस। ठीक है, तो जहाँ पर एजुकेशन कम है उन सब स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को डिवोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि कोविड जो सिचुएशन है ना, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, उसके कारण और रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। 2021 में ऑलमोस्ट 90% पब्लिक डेट रेशियो, जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो 90% का ऑलमोस्ट हो गया था, है ना। 89 पॉइंट समथिंग था, तो 90% जो कि अभी तक के हाईएस्ट है। और फिस्कल डेफिसिट 9% के आसपास पहुंच गया था, जो अभी रिसेंटली 6.4 के आसपास है। ठीक है, तो क्योंकि इतना ज़्यादा डेफिसिट है तो डेफिसिट पे भी जो है फाइनेंस कमीशन को ध्यान देना चाहिए। और फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि जो स्टेट, जो नेक्स्ट 16 फाइनेंस कमीशन में जो रंगराजन जी ने रिकमेंड किया है वो ये किया है कि स्टेट का जो परफॉर्मेंस है ना, स्टेट का जो फिस्कल परफॉर्मेंस है उसको एक क्राइटेरिया की तरह ट्रीट करना चाहिए ना। तो बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट स्टेट का क्यों बढ़ रहा है? फिस्कल डेफिसिट स्टेट का जो है बढ़ने का मेन रीज़न क्या है? फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का रीज़न है इन लोग क्या है, पॉपुलिस्ट जो स्कीम्स होती हैं, सब्सिडीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों से। जैसे कि पॉपुलिस्ट स्कीम अभी रिसेंटली चल रही कि जो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है अपोजिशन में, वो बोल रही कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लेके आएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में फिस्कल बर्डन बहुत हाई होता है ना। तो ये पॉपुलिस्ट स्कीम है। उसके बाद सब्सिडीज़ होती हैं जो नॉन मेरिट सब्सिडी हैं। ठीक है, इन सब पे फाइनेंस कमीशन को है ना फोकस करने की ज़रूरत है और इसको रैशनलाइज करने के लिए रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए इनने एक रिकमेंडेशन दी है जो 12th फाइनेंस कमीशन में इनने बात भी की थी, जो कि लोन काउंसिल है। ठीक है, लोन काउंसिल को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। बेसिकली लोन काउंसिल क्या करेगा? ये सुपरवाइज़ करेगा जो भी लोन ले रही है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोन काउंसिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोन काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी विच ओवरसीज द लोन मैग्नीट्यूड्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या कहा है कि 16 फाइनेंस कमीशन शुड एग्जामाइंस द सब्जेक्ट ऑफ नॉन मेरिट सब्सिडीज़ इन डिटेल। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें
फाइनेंस कमीशन को 16 फाइनेंस कमीशन में ये सब चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। ठीक है, तो इसके अलावा हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे। एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फिस्कल डेफिसिट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। फिस्कल डेफिसिट से आखिर इतना इशू क्यों है, डरते क्यों है ना। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होते हैं, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये रहता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ा है ना। एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ा है, बोरो करके, और बोरोइंग करने से क्या होता है, आप एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, एक्सपेंडिचर बढ़ाने से मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो ज़्यादा होता है वो इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, जब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है तो जो अपने यहाँ इन्वेस्टर होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, बाहर से जो इन्वेस्टर आते हैं वो भी टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं ये मतलब डिफ़ॉल्ट ना हो जाए गवर्नमेंट, और इनने जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा डूब ना जाए। तो उन लोग घबरा के क्या करते हैं, भागते हैं, है ना। यहाँ से जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया रहता है वो सब लेके भागते हैं। तो क्या होता है, डॉलर फ्लाइट होता है ना, कैपिटल फ्लाइट होती है। और कैपिटल फ्लाइट होने से क्या होता है, जो हॉट मनी होता है वो उठ के चला जाता है, उसके कारण पैनिक मचता है मार्केट में, और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी शुरू हो जाता है। जैसी डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली जो फिस्कल डेफिसिट है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इनको और लोन जितना इनने लिया है चुकाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। इसलिए फिस्कल डेफिसिट से थोड़ा डर लगता है ना। इसलिए फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात करती है, और हमेशा गवर्नमेंट बोलती रहती है कि फिस्कल कंसोलिडेशन के जो है रास्ते पे हम चल रहे हैं। ठीक है, उसका एक टारगेट है फिस्कल कंसोलिडेशन का, जो एन.के. सिंह कमेटी बनी थी, है ना, अपन जानते हैं, उस पर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। उसने बताया था कि कितने ईयर से FRBM एक्ट है उसको फॉलो करना है, और उसका FRBM एक्ट को अमेंडमेंट किया था, और ईयर डिसाइड किया था कि इतने समय तक 3% जो है फिस्कल डेफिसिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी कितना है, 6.4%, तो काफ़ी ज़्यादा है। और स्टेट का 4.8% पीक हो गया था, अभी थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, और भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, है, जो इन्वेस्टर का मोरल होता है वो लो हो जाता है, क्रेडिट रेटिंग इंडिया की कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, तो इसको इसलिए जब भी ऐसा होता है तो फिर जो अपने RBI के गवर्नर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि चिंता मत करो, हमारे पास फॉरेक्स बहुत है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डर्टी फ्लोटिंग भी होती है अगर डेप्रिसिएशन होता है तो, है ना, ताकि वो एकदम से पैनिक ना हो मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, मरकरी राइजिंग, है ना। मरकरी राइजिंग का मतलब है क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की, है ना। मरकरी मतलब हीट, बेसिकली टेम्परेचर जो नापते हैं वो राइज़ हो रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है जो कोट करने के काम आएगी, है ना। बेसिकली मेंस का जो इंट्रो लिखते हो आप, तो उसमें आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, क्या बोला है UN जनरल सेक्रेटरी ने, बोला है कि इट्स अर्थ जो है एंटर काय में कर चुका है एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, है ना। अभी तक कि सिर्फ जो है हीटिंग हो रही थी, अब बॉइलिंग होना शुरू हो गया, मतलब उबलना चालू हो गया अर्थ। ठीक है, और जुलाई क्या है, हॉटेस्ट मंथ है इन लास्ट 12,000 ईयर। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जुलाई अपने यहाँ भी जो पानी हो रहा है, अभी भी देखो अपने यहाँ जो भी पानी गिर रहा है तो भी थोड़ा पानी गिरता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जा रहा है, अभी भी वाम है बहुत ज़्यादा अपना क्लाइमेट। ठीक है, पानी आने के बाद भी। ठीक, तो ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और रैदर रिमार्केबल बोल सकते हैं, जिसमें एवरेज टेम्परेचर जुलाई का 0.2% वार्मर है 2019 से, मतलब 2019 से ही कितना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और एवरेज टेम्परेचर ऑलमोस्ट 16% है। ठीक, तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि ओशन टेम्परेचर राइज हो रहा है एंड सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ला लीना कंडीशन वेयर एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर आर बिलो नॉर्मल। ठीक है, तो ला लीना में क्या हुआ है अभी, ठीक है, 3 साल तक के 3 ईयर तक ला लीना था। ठीक है, ट्रिपल ला लीना बोलते हैं उसका। ठीक है, ट्रिपल ला लीना, तो ये 3 साल तक के क्या था, ला लीना में क्या होता है, जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक है उसका जो टेम्परेचर होता है वो सी सरफेस टेम्परेचर एवरेज वो नॉर्मली ज़्यादा ठंडा होता है, ज़्यादा कोल्डर होता है, और एल नीनो में अपोजिट होगा, मतलब ज़्यादा सी सरफेस टेम्परेचर एवरेज से ज़्यादा गर्म होता है। ला लीना में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, और एल नीनो में क्या होता है, जो इंडिया की बात कर रहा हूँ, और एल नीनो में क्या होता है, ड्रॉट ज़्यादा पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा वेरिएबल रेनफॉल होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि
क्या कहा है इसने, तो इसमें बताया है कि लगभग 16 का आसपास जो है टेम्परेचर हो चुका है, 16 के आसपास क्या हो चुका है टेम्परेचर एवरेज, ठीक है। और उसके कारण क्या हो रहा है, जो चाइना का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंच गया है 52 डिग्रीज, है ना। और ग्रीस में क्या है वाइल्ड फायर हो रहे हैं। और बेकिंग हीट का मतलब जैसे ओवन होता है ना, बेसिकली ओवन की तरह गर्म हो चुका है जो है यूनाइटेड स्टेट का साउथ वेस्ट रीजन, ठीक है। इंडिया में जो भी रेनफॉल आ रही वो है तो मानसूनल रेनफॉल, पर उसका एक कारण क्या है, जो एयर है वो बहुत वार्म है ना। वार्म एयर क्या होती है, ईजिली मॉइस्चर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और वही मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है ऊपर जाता है, और फिर एडियाबेटिक वार्मिंग होती है, एडियाबेटिक कूलिंग होती है, और उसके बाद फिर क्लाउड बनते हैं और फिर रेनफॉल होती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टॉरेंशियल बर्स्ट हो रहे हैं, है ना, थंडर स्टॉर्म हो रहे हैं, और उसके कारण फ्लड हो रहे हैं और डिवास्टेशन, ठीक है। अपने बहुत जगह दिल्ली में देख लो, वहाँ पानी गिर रहा है जहाँ ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ कभी आता नहीं था। तो ये रेनफॉल जो है नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, और जहाँ पर जनरली पानी ज़्यादा आता था, है ना, वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम हो रही है। तो ये सब क्या है, इम्पैक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। तो इसे अभी भी कम किया जा सकता है ना। क्या बोल रहे हैं मिस्टर गुटेरास बोल रहे हैं कि अभी भी इसे कम किया जा सकता है 1.5, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है सारी कंट्रीज़ को मिलकर क्या कर ड्रामेटिक और इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मोदी जी ने भी कहा है कि अगर बीजेपी दोबारा पावर में आएगी तो उसको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, और थर्ड लार्जेस्ट बनेगी तो इसका मतलब है कि इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि उनको इंडिया को जो ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और उनको जो नेट ज़ीरो का कमिटमेंट है उसको 2070 से 2050 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब है ना, ये सब फैंटेसी वाली बातें, ऐसा फ़िलहाल तो इंडिया कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इंडिया का ग्रोथ मतलब पूरा रिन्यूएबल बेसिस पे हो ना। अपने को कोल की भी बहुत ज़रूरत है, इकोनॉमिक सर्वे में इस पर पूरा एक चैप्टर आ चुका है, इस पर यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है कि गवर्नमेंट प्रपोजेस बिगर रोल फॉर प्राइवेट कंपनीज इन माइनिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो मिनरल एक्ट है ना, मिनरल्स माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट MMDR, उसको रिसेंटली अमेंडमेंट करने के लिए जो है लोकसभा में पास किया है ना। उसको रिसेंटली क्या अमेंडमेंट किया है, उसमें कुछ अमेंडमेंट है वो देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। क्या जो मेन अमेंडमेंट है वो है, उसने रिमूव किया लिथियम को फ्रॉम लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, ठीक है, विच विल अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू माइन इट, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है एटॉमिक मिनरल की, इसमें ना प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज़ होती हैं उनको भी परमिशन लेनी पड़ती है माइनिंग करने के लिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, ऑफरिंग अ कंपोजिट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स विच विल मेक इट ईजियर फॉर प्राइवेट कंपनी टू एक्सप्लोर फॉर दिस रिसोर्सेज, ठीक है। तो 3 तरह से आप मिनरल कंसेशन मिलते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं उसके मिनरल कंसेशन के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मिनरल अपने को ढूंढना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, 3 तरह के परमिट मिलते हैं। एक होता है रिकॉन्सिनेंस परमिट, ठीक है। रिकॉन्सिनेंस परमिट में क्या होता है कि सबसे पहले आप जगह देखो कि कहाँ हो सकता है, और आप उसका क्या करोगे, एरियल सर्वे करोगे। अगर आपको पता चल गया कि गोदावरी रीजन में लिथियम मिलने वाला है, तो सबसे पहले तो आपको ये सर्वे करना पड़ेगा। तो रिकॉन्सिनेंस परमिट प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं होते हैं, उनको जो है रिकॉन्सिनेंस परमिट नहीं दिया जाता उनको। दूसरा होता है प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस, जैसे आपको पता चला कि लिथियम कहाँ पाया जा सकता है, जम्मू कश्मीर में पाया जा सकता है, तो फिर उसके बाद आप वहाँ पर क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे और कंफर्म करोगे, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस, ठीक है। एक होता है रिकॉन्सिनेंस परमिट, दूसरा होता है प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस, और तीसरा होता है माइनिंग लाइसेंस। तो जो इस प्राइवेट सेक्टर है उनको क्या होता है, प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लाइसेंस, इसी को अलाउ किया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब कंपोजिट परमिट देने की बात कर रही है गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, कंपोजिट परमिट में RL जो RP है, PL और ML है ना, माइनिज रिकॉन्सिनेंस परमिट, प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज, ठीक है। सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट जो है किसको करने के लिए दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अलाउ किया है ना रिसेंटली गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट आई है उनने जो माइनिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसी में ये आई थिंक थर्ड टाइम ये जो है 2015 में हुआ था, 2021 में हुआ था अमेंडमेंट, और 2023 में हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एलिमिनेटिंग, ठीक है, अलाउ कंपनी टू सेल हाफ ऑफ देयर आउटपुट फ्रॉम कैप्टिव माइंस विदाउट एंड यूज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो 2 तरह की क्या होती है,
माइनिंग होती है। ठीक है, दो तरह की माइनिंग होती है बेसिकली। क्या होती है दो तरह की माइनिंग? ठीक है, देख लेते हैं 1 मिनट। दो तरह की माइनिंग होती है, एक तरह कैप्टिव होती है, एक नॉन कैप्टिव होती है। ठीक है, तो कैप्टिव माइनिंग में क्या होता है, जैसे कि अदानी साहब का क्या है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो उनको ज़रूरत क्या है, कोल की, तो वो अपने लिए कोल को खुद ही माइन कर लेते हैं। अगर वो खुद माइन कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए, तो एंड यूज़ रिस्ट्रिक्शन है, तो वो कोल को बाहर नहीं बेच सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं कैप्टिव माइनिंग। और नॉन कैप्टिव माइनिंग क्या होता है, जो सेल मार्केट में कर सकते हैं, जो भी आप माइनिंग कर रहे हैं कोल की, किसी भी चीज़ की, ठीक है, जो भी मिनरल की। तो कैप्टिव माइनिंग में अब क्या गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अलाउइंग कंपनी टू सेल हाफ ऑफ देयर आउटपुट फ्रॉम कैप्टिव माइनिंग विदाउट एंड यूज रिस्ट्रिक्शन। मतलब अब अगर अदानी जी चाहें तो 50% बेच सकते हैं, किसको, नॉर्मल मार्केट में। समझ में आया क्या, कैप्टिव और नॉन कैप्टिव आया। ठीक है, और क्या होता है, इससे क्या होगा बेसिकली, इससे बूस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको अब शुरुआत से कंपोजिट लाइसेंसिंग मिलने वाली है ना, जिसमें रिकॉन्सिनेंस से लेके माइनिंग लीज तक के तीनों चीज़ें जो है अब प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। ठीक है, तो और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चैलेंजेस तो बेसिकली यही है कि हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, लो प्रोडक्टिविटी है ना, इंक्रीजिंग शिपिंग कॉस्ट है, डीकार्बनाइजेशन प्रोग्राम और इनपुट कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब सारी नॉर्मल जनरल पॉइंट है। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है क्योंकि मोनोपोली है ना सरकार की, कोल इंडिया जो है प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती जितना करना है ना। बहुत सारा हमारा एरिया है जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, बहुत सारा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली एक्सप्लोरेशन चालू किए तो लिथियम निकल के आ गया इतना सारा, है ना। अभी तक के इंपोर्ट करने में दिक्कत जा रही थी। क्रिटिकल मिनरल्स, अगर बेसिकली हम चाहते हैं आत्मनिर्भर बनना, है ना, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने को एक्सप्लोरेशन में जो क्रिटिकल मिनरल है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और इंडिया में है भी रिजर्व्स। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। एक पॉइंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, उसके ऊपर है कि मिनरल्स रेगुलेट कैसे होते हैं, है ना, ओनरशिप किसकी होती है। तो मिनरल की ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट की बॉर्डर में तो स्टेट गवर्नमेंट, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑनरशिप कब होगी, जब ओशंस होंगे टेरिटोरियल वाटर के, और EEZ वाला जो है ना, अगर EEZ या टेरिटोरियल वाटर में, टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल तक और 200 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, इन दोनों जगह पे जो भी अपने को मिनरल मिलेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। समझ में आ रहे हैं क्या? ठीक है, रेगुलेट कैसे होते हैं, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के। ठीक है, उसके बाद ग्रांटिंग मिनरल कंसेशन। ठीक है, कैसे ग्रांट किए जाते हैं कंसेशन, स्टेट गवर्नमेंट करती है ग्रांट। समझ में आ रहा है क्या, सारे मिनरल्स के लिए जो भी उनकी बाउंड्री में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो फर्स्ट शेड्यूल होता है, फर्स्ट शेड्यूल के जो मिनरल हैं, जो MMDR एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें जो मिनरल हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन से मिनरल हैं, जैसे कोल है, लिग्नाइट है, रेयर अर्थ जो मेटल हैं, यूरेनियम है, थोरियम है ना। समझ में आता है, तो कॉमन है। और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि सर्टेन मिनरल्स जो हैं माइनर मिनरल होंगे, जिसकी पूरी की पूरी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सबकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की, है ना। जैसे कि एब्सोल्यूट पावर फॉर डिसाइडिंग प्रोसीजर ऑफ सीकिंग एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग मिनरल कंसेशन, फिक्सिंग रेट्स ऑफ रॉयल्टी, डेड रेंट, और पावर टू रिवाइज ऑर्डर रेस्ट ओनली विद द स्टेट गवर्नमेंट। कौन कौन से एग्जाम्पल है माइनर मिनरल के, स्टोन्स हो गए, ग्रेवल हो गए, है ना, सैंड हो गया, ऑर्डिनरी सैंड, ये आ भी चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डाले हैं शायद हमने। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिजिकल कंसोलिडेशन पे क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब बेसिकली जो क्या होता है, हमें जो फिजिकल डेफिसिट है उसका रिडक्शन करना है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट का रिडक्शन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अगर टैक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, टैक्स बढ़ाने से होगा क्या, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद ही ट्राई कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को, और आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। एक का तो शायद आंसर दे भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक ये PYQ है ना, लास्ट ईयर पूछा गया था ये सैंड वाला, इसको भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको दोनों को चेक कर लीजिए, अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।